सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, अब तक हमने व्याकरण में आपको भाषा, लिपि और व्याकरण वाला पाठ कराया था। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, उपसर्ग और मुहावरे मैंने आपको इतने पाठ कराए हैं। आज हम व्याकरण पुस्तक का 9वां पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, आप बचपन से ही फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही आप संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करते आए हैं, तो आपको पता होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के नाम देखते हैं, घर में, बाहर, स्कूल में, हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम आदि। पाठ 9 संज्ञा। पहले मैं आपको आदर्श पाठ करके समझाऊंगी। शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था। आयुष सेब खा रहा है, सेब में मिठास है। फूल में सुगंध व शहद में मिठास होती है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चों आए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम अगर हम देखें, जो ऊपर वाले वाक्यों में जो शब्द आए हैं, तो उसमें जो ऊपर वाले वाक्यों में जो लाल शब्द हैं, पिंक शब्द हैं, उसमें व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, आयुष, मुमताज़ महल आदि। वस्तु के नाम देखें, सेब, फूल आदि। स्थानों के नाम देखिए, आगरा, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। गुणों या भावों के नाम देखें तो सुगंध, मिठास आदि। इन्हीं नामों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। इन्हीं नामों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। आया आपको समझ में कि ऊपर 4 वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए हैं, उसमें आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम पता चल रहे हैं जो व्याकरण की भाषा में संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला देखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आयुष, राकेश, अजीत, नेहा, आगरा, रामायण, महाभारत आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। हमने व्यक्ति से मतलब किसी व्यक्ति का नाम,
स्थान से मतलब किसी जगह का नाम और वस्तु से मतलब किसी वस्तु का नाम आदि। ये हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कराते हैं। उदाहरण देखिए, व्यक्ति के विशेष व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो आयुष, राकेश, अजीत, नेहा। विशेष स्थान के नाम पर देखें तो आगरा, और वस्तु के नाम पर देखें तो रामायण और महाभारत आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं। कुछ संज्ञा शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप अभी इसके उदाहरण देखें, फिर आप समझ में आएगा आपको। नदी अपने आप में ही एक जाति है। नदी, अगर हम नदियों की बात करें तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं। बहुत सारी नदियों के अलग अलग नदियों के नाम हैं, तो नदी उनकी क्या हुई? जाति। पर्वत, बहुत सारे पर्वत श्रेणियां हैं। गांव, फल, फूल, देश, विद्यालय, तालाब आदि। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध, कि जिसमें हमें एक की जाति पता चले और उसके अंदर उसकी कैटेगरीज, उसकी जो श्रेणियां हैं वो बहुत सारी हों, तो वहाँ कौन सी होगी? वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। कुछ संज्ञा शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध कराते हैं। नदी, पर्वत, गांव, फूल, देश, विद्यालय, तालाब आदि, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अभी हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आप जब शांत बैठे होते हैं, आपके मन में कई प्रकार के भाव आते हैं। कुछ भाव किसी के गुण को लेकर होते हैं, किसी के दोष को लेकर होते हैं, किसी दशा, मन का भाव आदि। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? किसी संज्ञा शब्द में किसी पदार्थ या प्राणी के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, मित्रता, ईमानदारी, शत्रुता, दुष्टता, बचपन, मधुरता आदि। बच्चों, इसमें भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, मित्रता, ईमानदारी, शत्रुता, दुष्टता, बचपन, मधुरता आदि, ये सब क्या हैं? ये सब भाववाचक, भाव रूपी शब्द हैं जिन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। अब क्या देखेंगे? भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखा जा सकता है परंतु भाववाचक संज्ञाओं को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नदी, पर्वत, पहाड़, पुस्तक, विद्यालय, शहर, गांव आदि सब आते हैं। हम जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं,
हम एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, हम एक पर्वत को से दूसरे पर्वत को जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और यदि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो जिससे हम बात कर रहे हैं उसे भी हम देख सकते हैं। कोई पुस्तक अगर हमारे पास है हम उसे भी देख सकते हैं, लेकिन हम भाववाचक संज्ञाओं को नहीं देख सकते, वो सिर्फ हमारे मन के भाव ही होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं क्या है? पहली कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको महसूस ही कर सकते हैं। दूसरा है विभिन्न प्रकार के शब्दों में भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, अब जो भी हम आगे पढ़ेंगे पाठ में, कि हम उनसे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको अंदर, हम उसको बोल नहीं सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ये अगणनीय होती है, इनकी कोई गिनती नहीं होती, अर्थात ये अनगिनत होती हैं और इनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। किसमें होता है? भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। तो मैंने आपको इसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई भाववाचक संज्ञा की, कि भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की तरह इसको देख नहीं सकते। दूसरी, विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं और इनकी संख्या अनगिनत होती है। ये गिनती में एक जैसी नहीं होती, ये संख्या में अनेक होती हैं। अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण भाषा में बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो मैंने आपको समझाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। उसी का अनुकरण करने के कारण कुछ विद्वान हिंदी में भी संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जिसमें से एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब आप द्रव्य की बात करें, अगर मैं द्रव्य की बात करूं तो आप द्रव्य से समझ रहे होंगे कि कुछ द्रव्य, कुछ नापतोल वाली वस्तु का बोध हो रहा है। और अगर हम समूह की बात करें तो एक झुंड, गिरोह, दल की बात हो रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, पानी, तेल, दूध, सोना आदि। इसको हम नाप तोल सकते हैं, हम इसको गिन नहीं सकते। हम इसको क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। अगर हम चांदी का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो हमें तोल कर देता है। अगर हम पानी लेते हैं तो वो भी हम अंदाजे से लेते हैं। तेल लेंगे तो वो भी किलो के भाव में नाप के लेंगे हम। दूध वो भी नाप के देते हैं। सोना वो भी तोल कर दिया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे द्रव्यवाचक संज्ञा के। 5वां है समूहवाचक संज्ञा। समूह माने दल, झुंड, गिरोह। जिस संज्ञा शब्द से समूह, गिरोह, झुंड या दल का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों ने देखा, जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं तो हम लोग ग्रुप में बैठते हैं तो वो कक्षा, तो कक्षा किसके अंतर्गत आएगी? समूहवाचक के। हम कहीं जाते हैं, मीटिंग में सभा हो रही है, वहाँ बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं, वो किस में आएगी? समूह में आएगी। परिवार के लोग, एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, वो भी किस में आएगी? समूहवाचक में। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें समूहवाचक संज्ञा की पहचान कराते हैं, जैसे सभा, सेना, कक्ष, परिवार, कक्षा, पार्टी, पुलिस, भीड़ आदि। तो ये किसकी पहचान कराते हैं हमें?
समूहवाचक संज्ञा की। हिंदी में द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि ये सभी एक जैसी वस्तुएं जाति का बोध कराती हैं। कक्षा कोई सी भी कक्षा हो सकती है, पार्टी भी कोई सी हो सकती है। तो ये सब क्या है? सेना बताया नहीं गया कि कौन सी सेना है। तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये इन दोनों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। अभी देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस किस आधार पर की जाती है। भाववाचक संज्ञा की रचना किस किस आधार पर की जाती है। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार से होती है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, कुछ संज्ञाएं ही मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, दुख, क्रोध आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित है। कुछ तो अपने आप में ही मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जो मैंने आपको बताया। दया की भावना, किसी को क्षमा करने की भावना, किसी के प्रति प्रेम की भावना, किसी के प्रति दुख की भावना और किसी के प्रति क्रोध की भावना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित है, जैसे भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से इसकी रचना की गई है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। किस किस से भाववाचक संज्ञा की रचना की गई है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। अभी हम देखेंगे कि कैसे जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाओं में इनको बदलेंगे। कुछ शब्द सबसे पहले देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है मनुष्य, तो भाववाचक का क्या बना? मनुष्य से मनुष्यता। शिशु, शैशव, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, हिंदू, हिंदुत्व, नेता, नेतृत्व, लड़का, लड़कपन, इंसान, इंसानियत, जवान, जवानी, चिकित्सा, चिकित्सक, देव, देवत्व, वकील, वकालत, बाल, बालपन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, तप, तपस्वी। अब देखें ख, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। निज सर्वनाम शब्द है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? निजत्व। अपना, अपनापन। सर्व, सर्वस्व। पराया, परायापन। आप, आपा। मम, ममता। अहम, अहंकार। मम, ममत्व। फिर है ग, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। बुरा विशेषण शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बुराई। अच्छा, अच्छाई। आलसी, आलस्य। मीठा, मिठाई। ऊंचा, ऊंचाई। महान, महानता। सफल, सफलता। सरल, सरलता। कायर, कायरता। चतुर, चतुराई। निपुण, निपुणता। नीला, नीलिमा। गहरा, गहराई। एक, एकता। भयानक, भय। दूसरी साइड के बच्चों आप स्वयं पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द है पढ़ना। क्रिया जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ना, खाना पीना, उठना, बैठना, सोना आदि। पढ़ना, पढ़ाई,
खाना पीना, खान पान, चुनना, चुनाव, उड़ना, उड़ान, हारना, हार, चिल्लाना, चिल्लाहट, दौड़ना, दौड़, चलना, चाल, थकना, थकावट, कमाना, कमाई, लूटना, लूट। अभी हमारा पांचवा अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द क्या है? दूर। इसका क्या बना? दूरी। भीतर, भीतरी। शीघ्र, शीघ्रता। दिक्, धिक्कार। ये थे कुछ हमारे भाववाचक शब्द जिनसे हमने जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय आदि से हमने उन शब्दों को हमने भाववाचक संज्ञा में बदला। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं मैंने आपको बताई कि ये अनगिनत होते हैं, इनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इनको महसूस किया जा सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता, और ये अपने आप में ही अलग होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के 5 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। फिर हमने 5 अलग अलग तरीक़ों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये भाग 1 में मैंने पाठ पढ़ाया, और अगले भाग 2 में मैं आपको इसी चैप्टर की आपकी बुक की एक्सरसाइज करवाऊँगी। आप तब तक पाठ को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ेगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, और काम कॉपी में आप सभी लोग अपना पूरा कर रहे होंगे। और आप लोगों ने जो भी अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे हॉलीडे होमवर्क के, उनको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपसे कभी भी उनकी PDF या कैसे भी करके जो भी होगा नोटिस आपको मिल जाएगा। हम आपसे मंगवाएंगे और आपको उनके मार्क्स दिए जाएंगे। आप अपना कार्य, गृह कार्य और जो कक्षा कार्य में जो आपको जो भी PDF में जो भी कार्य दिया जा रखा है, आप अपना कार्य अपना समय पर पूर्ण रखें। फायरा।